मेरा नाम रीवा है। मैं जबलपुर जैसे खूबसूरत शहर में रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी अपने पति के साथ अच्छी गुजर रही थी, लेकिन एक दिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया था। क्योंकि इस गलती को अंजाम किसी और ने नहीं, बल्कि मैंने ही दिया था। इसलिए मैं अपनी गलती का कसूरवार सिर्फ अपने आप को ही ठहराती थी। अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी को मैंने ही तबाह किया था। मुझे आज भी अफसोस होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। मेरी इस गलती के बारे में अगर आपको भी पता चलेगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अपना फ़ायदा देखने के लिए मैंने अपने पति के भरोसे को चकनाचूर कर दिया था। पर मुझे क्या पता था कि मैं जिस पर भरोसा करती हूँ वो इंसान नहीं है, बल्कि एक हैवान है जिसने मेरा भरोसा तोड़ दिया था। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपने पैर पर अपने ही कुल्हाड़ी मार लिया हो, क्योंकि एक दिन मैं कड़कती धूप में बाजार की भीड़ के बीच में मौजूद थी। मैं भीड़ में से निकलती हुई सब्जी के ठेले की तरफ बढ़ रही थी। मैंने अपना चेहरा साड़ी के पल्लू से साफ किया। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मेरे चेहरे पर पसीना आ रहा था। मैं जवान और खूबसूरत थी। मेरी शादी कम उम्र में ही हो गई थी, लेकिन अपनी मजबूरी की वजह से मुझे घर से बाहर निकलना पड़ता था। लोगों के बीच अकेले चलते हुए मुझे हर टाइम डर सताता था कि कोई मेरी खूबसूरती की तरफ ध्यान न देने लग जाए और मेरा अकेले बाजार में आना जाना किसी की नज़र में न आ जाए। इसलिए मैं अपने साथ अपनी पड़ोसन के 12 साल के बेटे को लेकर निकलती थी। कोई बड़ा तो मेरी सेफ्टी के लिए नहीं था, पर मैं करती भी क्या। मुझे अपने साथ के लिए एक बच्चे के सहारे की ज़रूरत ही काफ़ी थी। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारे की ज़रूरत होती है। यही सारी उम्मीदें मैंने इस बच्चे के साथ लगा दी थी। लेकिन आज वो मेरे साथ बाजार नहीं आया था, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे थे और वो ट्यूशन गया हुआ था। अगर मैं किसी की नज़र में आ जाती तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। मुझे इस बात का अच्छे से आइडिया था, क्योंकि कुछ सालों पहले मेरी शादी से पहले मेरी फैमिली बहुत बड़ा धोखा खा चुकी थी। तभी से मुझे बाजार में नज़र आता हर चेहरा बनावटी लगता था और हर मुस्कुराहट झूठी थी। मुझे सब्जी लेने के बाद अपने बीमार पति के लिए दवाई भी लेनी थी। उसके लिए मुझे मेडिकल स्टोर पर भी जाना था। मैं भीड़ के बीच से निकल रही थी जब मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे हुए एक 18 साल के लड़के पर पड़ी। वो लड़का शक्ल सूरत से काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसने कपड़े बस मामूली से पहने हुए थे और फुटपाथ पर वह बेबसी से सर झुकाए हुए बैठा था। मेरा ध्यान उस पर चला गया। मैं अफसोस करते हुए उसे देखकर उसके पास गई और जाकर उसे थोड़े से पैसे दिए। मुझे लगा कि वो भीख मांग रहा है, मगर उसने तो मुझे मेरे पैसे वापस कर दिए और नज़र झुकाकर कहने लगा कि माफ़ करना, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मैं मजदूरी करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई काम है तो मुझे बता दो, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। उसके बोलचाल से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो किसी गरीब फैमिली से है, लेकिन मुझे उसकी खुददारी बहुत अच्छी लगी थी। मैंने उसे एडवाइस दी कि तुम जवान हो, तुम जाकर मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाओ, लेकिन तुम यहाँ फुटपाथ पर बैठे रहोगे तो यहाँ बैठे रहने से तो सिर्फ तुम्हें भीख ही मिल सकती है। लोग मेरी तरह तुम्हें भिखारी ही समझेंगे। इससे बेहतर होगा कि तुम कहीं जाकर नौकरी तलाश करो। मेरी एडवाइस पर वो कहने लगा कि मैं लाचार हूँ, इसलिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मैं मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता। वो मेरे सामने खड़ा हो गया, कुछ कदम चलकर लड़खड़ा गया। उसकी टांगों में पोलियो था। मैं ये देखकर शौक रह गई थी और मुझे उसकी हालत पर बहुत अफसोस भी हुआ था। मैंने फ़ौरन ही पैसे अपने पास रख लिए और उससे कहा कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मैं तुम्हें रहने के लिए जगह भी दूंगी और तुम्हें पैसे भी दिया करूंगी। मैंने मन में सोच लिया कि इस लड़के से मैं बाहर के सारे काम करवा लिया करूंगी, ताकि मुझे अकेले इस तरह से बाज़ारों में भीड़ के बीच घूमना नहीं पड़ेगा। मैं उस टाइम ये भी भूल गई थी कि वो जवान लड़का है, जबकि मेरे पति और मेरे घर वालों ने हमेशा मुझे यही समझाया था कि किसी भी अनजान मर्द पर कभी भरोसा मत करना। मगर मैं दूसरों से बहुत जल्दी हमदर्दी कर लिया करती थी। उसकी हालत पर मुझे अफसोस हुआ था, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं इस लड़के की मदद करूं। मेरी बात पर वो बहुत खुश हो गया था। मैंने जल्दी से मेडिकल स्टोर से दवाई ली और उस लड़के को लेकर मैं अपने घर आ गई थी। मेरे पति ने जब इस लड़के को देखा तो वो भी हैरान रह गए थे कि मैं आखिर किसको घर में लेकर आ रही हूँ। मैंने अपने पति को इस लड़के के बारे में सब कुछ बता दिया था कि यह बेचारा गरीब है, लाचार है और इसे पैसे की सख्त ज़रूरत है। इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है।
इसलिए मैंने इसे काम पर रख लिया है। मेरे पति उस लड़के के सामने तो खामोश हो गए, मगर अकेले में मुझे गुस्सा दिखाने लगे और डांटने लगे। कहने लगे कि तुम एक जवान लड़के को घर ले आई हो, ये कोई बच्चा तो नहीं है। तुम्हें अभी लोगों के बारे में अंदाज़ा नहीं है, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। हर दिन न जाने कितनी वारदातों को अंजाम दिया जाता है, इसलिए किसी पर भी हमदर्दी नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने पति से रिक्वेस्ट की और कहा कि मुझे बाहर के काम के लिए इस लड़के की मदद चाहिए थी। जैसा आप इस लड़के के बारे में सोच रहे हो वैसा नहीं है। हम इसकी परेशानी को इग्नोर नहीं कर सकते और फिर हम इसे पैसे देकर ही तो इससे काम लेंगे। मेरी ज़िद पर मेरे पति खामोश हो गए थे, क्योंकि मेरे पति ने हमेशा मेरी ज़िद पूरी की थी। हमारे घर की मजबूरी भी तो ऐसी ही थी कि मेरे पति जवान थे, मगर वो हार्ट पेशेंट थे और उनकी हालत ऐसी थी कि किसी भी टाइम उनके दिल में दर्द उठ जाता था। अपनी हालत की वजह से मेरे पति ऑनलाइन घर पर ही काम करते थे। वो हर टाइम घर में रहते थे और दवाइयों का लगातार सेवन करते थे। मुझे मजबूरन घर का राशन सब्जी खुद लाना पड़ता था। हालांकि हर चीज़ लेने के लिए ही घर से बाहर निकलना पड़ता था, क्योंकि इस घर में हम दोनों ही रहते थे। मैं अब घर से बाहर निकलने में घबराने लगी थी, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी और कोई भी मुझे देखकर चौंक जाता था कि मैं शादीशुदा हूँ। इसलिए गली के कुछ लड़के मुझे घूर घूर कर देखते थे। वह लड़का लाचार था, मगर उसने मुझे यकीन दिलाया था कि वो बाजार का हर काम जिम्मेदारी से करेगा और मुझे किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं देगा। उसने अपना नाम पुनीत बताया था। मैं बेफिक्र हो गई थी, क्योंकि मुझे वो लड़का बहुत शरीफ लग रहा था। मैंने अपने पति की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया था। कई दिन तक तो उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की थी। मेरे पति ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था और खुद को कमरे में बंद रखने लगे थे। मैं घर में सारा दिन काम करती रहती और वो लड़का बैठकर मुझे देखता रहता, या फिर मुझे बाहर का कोई काम होता तो वो फौरन उसे कर दिया करता था। कभी कभी मुझे उसका अपनी तरफ इतनी गौर से देखना कुछ अजीब भी लगता था। मैंने घर में साड़ी छोड़कर सलवार सूट पहनना शुरू कर दिया था। मैं सावधानी बरतती थी और दुपट्टे को फैलाकर ओढ़ती थी, ताकि इस लड़के का ध्यान मेरी तरफ न जाए। मुझे पता था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मेरी उम्र भी कम है, इसलिए उसकी नज़र भी शायद मेरी खूबसूरती से नहीं हटती होगी। अपने पति के बार बार समझाने पर भी मुझे समझ न आया, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका था कि मैंने इस लड़के को घर के अंदर लाकर कुछ गलत नहीं किया। मुझे सिर्फ अपनी आसानी दिख रही थी। उसको मैंने अपने ही घर में बना हुआ छोटा सा स्टोर रूम दे दिया था। वो वहीं पर ही रहने लगा था। इस लड़के ने मेरा बहुत हाथ बटाया था। वो हर काम करने के लिए तैयार रहता था, बल्कि बाजार से भी सारा सामान लेकर आता था। इसके अलावा घर के छोटे मोटे काम भी कर देता था। सारा दिन वो घर के आंगन में पड़ी हुई खटिया पर बैठा रहता और रात होते ही स्टोर रूम में सोने के लिए चला जाता। हमारे घर का आंगन बहुत बड़ा था और एक तरफ पौधे लगे हुए थे। मेरे पति की जब से तबीयत खराब रहती थी, मैं बिजी रहने लगी थी और थकान की वजह से हम दोनों ने पौधों का ख्याल रखना ही छोड़ दिया था। अब वो लड़का सारा दिन उन पौधों के साथ लगा रहता था। मुझे वो लड़का देखने में बहुत सीधा साधा लगता था। मैं उसकी लाचार ज़िंदगी पर बहुत अफसोस करती थी। मुझे आइडिया ही नहीं हुआ था कि वो जैसा नज़र आता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे होश तो उस दिन उड़े थे जिस दिन मेरे कमरे में पानी ना होने की वजह से कमरे से बाहर निकली थी। मुझे किचन के पास से खटपट की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो मैं घबरा गई थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर लाइट ऑन की तो मेरी नज़र फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि सामने तो पुनीत खड़ा हुआ था। हमारे किचन के 2 दरवाजे थे। एक पोर्शन के अंदर की तरफ खुलता था, जबकि दूसरा आंगन की तरफ खुलता था। हमारा आधा पोर्शन बंद था और बाकी का सारा आंगन खुला हुआ था। वो लड़का शायद मेरे जाग जाने का अंदाज़ा लगा चुका था, तभी आंगन में खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल रहा था, मगर लास्ट मोमेंट पर मैंने लाइट ऑन कर दी थी। वह लड़का मुझे देखकर घबरा गया था और घबराते हुए कहने लगा, मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैं किचन में खाना खाने के लिए चला आया था। किचन में तो सारा का सारा सामान वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने सोने से पहले सब समेट कर रख दिया था। उस लड़के का चेहरा लाल हो रहा था और पसीना भी नजर आ रहा था। न जाने वह यहाँ पर क्या करने आया था जो इस तरह से घबरा गया। मैं उसकी हालत पर खामोशी से सिर हिलाने लगी। मैं उस टाइम खुद भी बहुत डर गई थी, इसलिए उसे ज़्यादा सवाल नहीं कर सकती थी। वो सर झुकाकर वहाँ से चला गया और मैं परेशानी से पानी भी पीना भूल गई थी। मैं कमरे में जाकर भी सो नहीं पाई थी। वह लड़का पुनीत किचन के दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हुआ था, क्योंकि हमारे अंदर के पोर्शन में स्टोर रूम नहीं था, बल्कि बाहर आंगन में कोने की तरफ को छोटा सा स्टोर रूम बना हुआ था। वो रात को ही
तो पेट भर खाना खाता था। मुझे कभी आइडिया ही नहीं हुआ था कि वो रात के टाइम पर घर के अंदर भी दाखिल होता था। यही सब कुछ सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर अगली सुबह, इससे पहले कि मैं पुनीत से कोई सवाल करती, वो नाश्ता लेने के लिए आया और शर्मिंदा होकर कहने लगा, मैं रात के टाइम बहुत भूख लगने की वजह से घर में आया था। मैं अपनी हरकत पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। इस लड़के का झुका हुआ सर और शर्मिंदगी देखकर मैंने अपने आप को बहला लिया था। मुझे लगा कि वो सच में भूख की वजह से ही आया होगा। उस लड़के के माफ़ी मांगने पर बात वहीं पर ख़त्म हो गई थी और मैंने अपने पति के सामने इस बात का बिल्कुल भी कोई जिक्र नहीं किया था। और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं घर के हर मामले में मेरे पति को दूर रखती थी। वो तो बेफिक्र थे कि सच में ये लड़का अच्छा है। अगली रात मेरी आंख फिर से खुल गई थी तो मैं उठकर बैठ गई। मेरे दिमाग में इस लड़के की हरकत अभी भी मौजूद थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंधेरे में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई दरवाजे के पास मौजूद था। मैं चौंक गई थी। इस बार लाइट ऑन करने पर कोई भी वहाँ पर नहीं था। मैंने किसी के वहाँ पर न होने को अपना वहम समझ लिया था और मैं घर में घूम घूम कर चारों तरफ देख रही थी कि कहीं कोई है तो नहीं, लेकिन मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया। तो फिर मैं कमरे में वापस आ गई थी। इसके बाद मैं कई रातें इसी तरह से चेक करती रही और हर बार मुझे ऐसा वहम होता था कि घर में रात के टाइम पर कोई और भी मौजूद होता था और जाग रहा होता था। मगर एक दिन खाना बनाते हुए अपने पति की एक बात पर मैं चौंक गई थी, जब मेरे पति ने कुछ सोचते हुए शब्दों में मुझसे कहा कि आजकल पुनीत को देखकर लगता है ये कई रातों से नहीं सोया। इसकी आंखों में मुझे नींद सी दिखती है, बैठे बैठे ही नींद में चला जाता है। मैंने अपने पति से कहा कि उसे कोई काम नहीं होता है इसलिए वो सुस्त रहता है। फ्री इंसान को वैसे भी नींद आती रहती है। मेरे पति ने मेरी बात को सुन लिया और फिर वो उठकर कमरे से चले गए थे। मगर मैं खुद सोच में गुम हो गई थी कि वो लड़का शुरू के कुछ दिन तो बिल्कुल ठीक रहा, मगर अब वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा था। जब वो बाजार जाता तो बड़ी ही जल्दी सारा सामान खरीद कर वापस आ जाता था और ऐसा लगता था जैसे वो भाग कर आया हो। हालांकि वो तो लाचार था और एक लाचार इंसान के लिए भागना मुमकिन नहीं होता। वो लड़का अब हर वक्त जल्दबाजी में रहने लगा था। मैं उसके चेंज को महसूस कर रही थी मगर कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। एक दिन पुनीत सब्जी लेकर आया तो बुरी तरह से हाँफ रहा था। मैं उसकी हालत पर बहुत घबरा गई थी। उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था। मैंने परेशानी से उससे सवाल किया तो वो कहने लगा कि सामान बहुत भारी था इसलिए मैं थक गया हूँ। मुझे उसकी इस बात पर शक था, वो सच नहीं बोल रहा था। मैंने सीरियस होकर उसे कहा कि अगर ये काम तुम्हारे लिए मुश्किल हो चुका है तो तुम वापस जा सकते हो, मैं अपना काम खुद संभाल लूँगी। मेरी बात पर वो जल्दी से सीधा हुआ और कहने लगा कि नहीं नहीं, अब मैं काम कभी नहीं छोड़ सकता। मैं उसके शब्दों पर चौंक गई थी और उसे देखा तो वो हंस कर कहने लगा कि आप बहुत कमज़ोर हो, ये काम आपके बस की बात नहीं है, ये काम आप नहीं कर सकती। ऐसे काम मुझ जैसे नौजवान लड़के ही कर सकते हैं। वो मुझसे कई बार ये बात कह चुका था कि मैं कमज़ोर हूँ और कुछ नहीं कर सकती, मगर मैंने पहली बार उसके शब्दों को महसूस किया था। मुझे ऐसा लगा था कि जैसे वो एहसास दिला रहा था कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे यह बात बहुत अजीब लग रही थी। अचानक मुझे लगने लगा कि रातों को जो वह मुझे सताता था वो भी सच्चाई ही थी और शायद ये पुनीत ही था जो रात के टाइम पर अंदर आ जाता था, मगर बिना सबूत के मैं उसे कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। इसलिए कन्फ्यूज़न में मैं एक रात सोई ही नहीं और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं कमरे से बाहर निकली तो सामने ही पुनीत मुझे नज़र आ गया था। उस रात चांद की रोशनी तेज़ थी इसलिए खुली हुई खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी। चांद की रोशनी में मैंने पुनीत को जो हरकत करते हुए देखा उसको देख कर तो मैं शॉक रह गई थी। मैं फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। उसी टाइम पुनीत ने भी मुझे वहाँ पर देख लिया था। शायद वो मेरी मौजूदगी को महसूस कर चुका था। वो चौंक कर कमरे के दरवाजे की तरफ देखने लगा। मैं दीवार के करीब खड़ी हुई थी। उस लड़के का ध्यान अपनी तरफ होने पर मैं घबरा गई थी और जब उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा तो मैं जल्दी से कमरे में आ गई थी और दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिया था। मेरा दिल बुरी तरीके से धड़क रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से चलकर अपने बिस्तर तक पहुंची थी। मैं अपना सिर पकड़कर अपने पति को देख रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं अपने पति की कमज़ोरी इस लड़के को बता चुकी थी। अब उसकी जो हरकतें
मैं देख रही थी, मेरे लिए तो सुकून से सोना मुश्किल हो गया था। अब मुझे अपने पति की बात समझ आ गई थी और मुझे अपनी गलती पर अफसोस हो रहा था। वो लड़का भी बहुत बार मुझे साथ दिला चुका था कि वो अब हमारे घर से नहीं जाएगा, जबकि मुझे अब उससे डर लगने लगा था और मुझे ये भी डर था कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो गया। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरे पति मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाएंगे। मैं इस लड़के से डर गई थी, मगर अपने पति को बताने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैंने अपने पति को कुछ भी नहीं बताया था। मुझे लग रहा था कि मुझे अपने पति को पूरी बात बता देनी चाहिए थी। मुझे खबर नहीं थी कि इस बात का मुझे इतना पछतावा होने वाला है। मैं कई दिन तक डर का शिकार रही थी और खोए खोए से होकर काम करती रहती थी। मेरा बिहेवियर उस लड़के के साथ बदलने लगा था। मैं चाहती थी कि वो खामोशी से हमारे घर से चला जाए, मगर वो तो शर्मिंदा होने की बजाय मेरे आगे पीछे घूमने लगा था। मैं किचन में काम कर रही होती तो वो वहाँ पर भी चला आता और बहाने बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करता। मैं उसे जाने के लिए कहती तो वो कभी बर्तन धोने लग जाता तो कभी किचन की सफाई करने लग जाता। वो धीरे धीरे घर के हर मैटर में घुसने लगा था और मेरे गुस्सा करने पर भी उसे कोई परवाह नहीं होती थी। मेरे पति ने जब उसकी हर काम में दखल अंदाजी महसूस की तो वो मुझसे नाराज़ होने लगे और एक दिन मुझे डांटते हुए कहने लगे कि तुम इस लड़के के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्री होने लगी हो। मैं घबरा गई थी और मैंने अपने पति से कहा कि इस लड़के से कह दो कि वो बाहर आंगन तक ही मौजूद रहा करे। मैं चाहती थी कि मेरे पति के कहने पर वो लड़का डर जाएगा, क्योंकि मेरी बात का तो उस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। मेरी सोच के मुताबिक मेरे पति ने जब उसे समझाया तो वो सही से रहने लगा था। मैं बेफिक्र हो गई थी। मुझे लगा कि वो लड़का समझ गया है और अब कोई परेशानी नहीं होगी, मगर रात होते ही वो लड़का अंदर आ जाता था, क्योंकि रात के वक्त तो मेरे पति गहरी नींद में सो रहे होते थे। मैंने दोनों रातों तक उसे घर के अंदर वाले पोर्शन में आते हुए देखा। तो मैंने एक दिन बहाने से उस लड़के को सुनाते हुए कहा कि रातों को मेरे पति को वहम होने लगा है कि जैसे हमारे कमरे के पास कोई आता है, शायद कोई चोर होगा। अगर किसी रात मेरे पति ने उसे पकड़ लिया तो उस चोर की खैर नहीं होगी। मुझे लगा मैं इस लड़के को इस बात से डरा सकूंगी, मगर वो मुझे कहने लगा कि आपके पति तो रात को दवाई लेकर सो जाते हैं और उनकी दवाई की वजह से वो जागते भी नहीं हैं। इस लड़के की बातों ने तो मुझे डरा दिया था। उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। मेरे पति अपनी बीमारी की वजह से रात के टाइम दवाई लेकर सोते थे ताकि उन्हें सुकून की नींद आ सके, मगर हमने यह बात किसी को आज तक नहीं बताई थी और इस लड़के को मैंने इस बात की खबर तक नहीं होने दी थी। पता नहीं इसे इस बारे में कैसे पता चल गया था। मैं तो खुद कंफ्यूज हो रही थी कि अगर यह बात इसको पता चल गई तो मेरे लिए तो और ज़्यादा मुसीबत आ जाएगी। मैं परेशान हो गई थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं ये सोच सोच कर पागल हो रही थी। उसे कैसे पता चल गया कि मेरे पति रात को नींद की दवाई लेकर सोते हैं। डर की वजह से मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। मुझे यकीन हो गया था ये लड़का आफत है। मैं किसी भी तरह से उसे अपने घर से निकालना चाहती थी, लेकिन किस तरह से मैं उसको यहाँ से निकाल सकूँ। मैंने सोचा अपने पति से कह दूँ कि आप इस लड़के को घर से निकल जाने के लिए साफ साफ कह दो, क्योंकि मुझे डर था कि वह इस बात का फ़ायदा न उठा ले। वैसे मुझे पता था कि मेरे पति से ऐसा कहने पर भी उसे कोई असर नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करना चाहती थी। मैं अपने पति को बताने ही वाली थी कि अचानक से मेरे पति की बहन की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। उसके यहाँ से हमें इमरजेंसी कॉल आई थी, तो मेरे पति ने वहाँ जाने की तैयारी शुरू कर दी और मुझसे कहा कि वो उनकी बहन की तबीयत देखते ही वह घर लौट आएंगे। मुझे तो अब टेंशन हो रही थी कि अब मैं इस घर में अकेले कैसे रहूँगी। ये सोच सोच कर तो मैं बहुत घबरा रही थी। अगर मैं भी अपने पति के साथ चली जाती तो ये भी ठीक नहीं होता, क्योंकि हम अपना घर इस लड़के के हवाले करके भी नहीं जा सकते थे। मुझे ये उम्मीद थी कि मेरा पति रात होने से पहले ही घर वापस आ जाएगा, क्योंकि वो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। उनकी बहन का घर दूसरे शहर में था। मेरे पति जब भी जाते तो उसी रात वापस आ जाते थे। अभी भी मुझे अपने पति के जाने के बाद पुनीत से डर लग रहा था, इसलिए मैंने पड़ोसन को अपने घर पर बुला लिया था। पुनीत को पड़ोसन के आने पर अपने कमरे में बंद हो गया था। मैं सारा दिन सुकून से काम करती रही, मगर जब शाम होने लगी तो वो भी अपने घर जाने के लिए कहने लगी और मुझसे शर्मिंदा होकर कहने लगी कि मैं अब और तुम्हारे घर पर नहीं बैठ सकती, क्योंकि मेरे पति काम से आते होंगे, मुझे भी उन्हें खाना देना होता है और मुझे अपने घर में बहुत काम है। मैंने भी उसे जाने दिया था। आखिर वो बेचारी भी कब तक मेरे साथ यहाँ पर रहती। वो भी तो अपना घर छोड़कर मेरे घर पर बैठी हुई थी। मेरे आइडिया के मुताबिक तो मेरे पति घर आने वाले थे। पड़ोसन तो अपने घर जा चुकी थी, क्योंकि बहुत रात हो गई थी।
लेकिन मेरा पति अभी तक वापस नहीं आया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, मुझे डर लग रहा था और मैं बार बार अपने पति को कॉल लगा रही थी, लेकिन वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। पता नहीं वो अभी तक घर क्यों नहीं आए। कुछ देर के बाद तो पुनीत भी मुझसे सवाल करने लगा कि आपके पति घर कब आएंगे। मैंने उसे डांट कर उसके कमरे में जाने के लिए कहा, मगर वो तो बेशर्मों की तरह वहीं पर खड़ा रहा। तभी अचानक मेरे पति की भी कॉल आ गई। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव की तो मेरे पति मुझे परेशानी से बताने लगे कि मेरी बहन की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। यह सारे लोग मुझे रोक रहे हैं और इस टाइम उन्हें मेरी ज़रूरत है। मैं उसे इस हाल में छोड़कर नहीं आ सकता, इसलिए मुझे घर आने में सुबह हो जाएगी। मेरे पति ने रात भर वहीं रुकने की बात कही थी। मैं तो उनकी बात सुनकर बहुत घबरा गई थी। दिन तो जैसे तैसे गुजर गया था, मगर रात तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल से गुजरने वाली थी। अब उनकी भी मजबूरी थी, इसलिए वो घर नहीं आ सकते थे, क्योंकि मेरी ननद उनकी इकलौती बहन थी। इसलिए ऐसे कठिन वक्त पर भाई का साथ होना बहुत ज़रूरी था। मेरे पति रात भर के लिए वहीं पर रुक गए थे। हालांकि मुझे अपने पति की हरकत पर गुस्सा भी आ रहा था। गुस्सा मुझे सिर्फ पुनीत के इस घर में होने की वजह से ही आ रहा था, वरना मेरे पति अपनी बहन को कितना भी टाइम दे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं बहन भाई में दरार पैदा करना नहीं चाहती थी। मैंने हमेशा ही रिश्तों की बहुत कदर की थी। गुस्सा तो मुझे आ रहा था, मगर मैंने कॉल पर अपने पति से कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि ऐसे टाइम पर मेरा कुछ कहना कोई मतलब नहीं रखता था। कसूर तो मेरा ही था। मैंने अपने पति के सामने हमेशा ही इस लड़के की अच्छाई दिखाई थी, और जो मैं महसूस कर रही थी उस बात को भी मैंने उनसे छुपाए रखा था। मगर अब भी पुनीत पर भरोसा करके वो वहाँ पर रुक गए थे। अगर उन्हें उसकी हरकत के बारे में पता होता तो वो कभी ऐसा नहीं करते, जबकि वो तो इसे धक्के मार कर घर से निकाल देते। उन्होंने मुझसे कहा था कि रात को अंदर वाला पोर्शन लॉक कर लेना, फिर वो लड़का बाहर स्टोर रूम में ही पड़ा रहेगा। शायद पुनीत ने भी कॉल पर बातें सुन ली थी। मैंने इससे कह दिया था कि आज मैं रात का खाना नहीं बना सकती, इसलिए तुम जाकर सो जाओ। मैं उठकर अपने कमरे में जाने लगी थी। अब मैं यह बात छुपा नहीं सकती थी कि मेरे पति आज रात भर नहीं आएंगे, क्योंकि वह लड़का सब कुछ जान चुका था। खाली घर उसके सामने था, हम दोनों के अलावा घर में कोई भी नहीं था। उसे मेरे बारे में भी अच्छी तरह से पता था कि मैं डरपोक और कमज़ोर लड़की हूँ, जबकि मेरी आंखों में तो उस रात का नज़ारा ठहरा हुआ था जब चांद की रोशनी में आधी रात को मैंने पुनीत को देखा था। डर की वजह से मेरी तो हालत ही ख़राब हो रही थी। जल्दबाजी करने की वजह से मैं ये भी भूल गई थी कि मुझे तो घर भी लॉक करना था। मैं बिस्तर पर लेट गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी मैं अपनी मदद के लिए किसको बुलाऊं। मेरा मायका भी दूसरे शहर में था और ससुराल का भी कोई इस शहर में नहीं रहता था जिसे मैं अपने पास बुला लेती, और जो मेरे ससुराल वाले थे वो भी तो मेरी नंद के पास गए हुए थे। पड़ोसियों को मैं ज़्यादा घर में घुसने नहीं देती थी, सिर्फ बराबर वाली एक पड़ोसन के अलावा। आज मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं इस लड़के के साथ हमदर्दी जताते हुए कितनी बड़ी गलती कर दी थी। हालांकि मेरी शादी से पहले मेरे घर वालों ने इसी तरह की हमदर्दी का बहुत बुरा नतीजा भुगता था, उससे भी मैंने कोई सबक नहीं लिया था। दरअसल मेरे भैया ने भी अपने दोस्त को उसके माता पिता के मरने के बाद हमदर्दी में उसे हमारे घर किराएदार के तौर पर घर में रहने के लिए जगह दे दी थी, और कहा था कि जल्द ही मेरा दोस्त शादी करने के बाद अपनी पत्नी के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएगा और अपने लिए नया मकान खरीद लेगा। जब तक वह अकेला है वो यहीं रहेगा। पहले अपने माता पिता के साथ रहता था, क्योंकि वो घर किराए का था, और अब वह हमारे यहाँ भी किराए पर ही रहने लगा था। हमने तो उसको अपनी फैमिली मेम्बर जैसा समझ लिया था। वो खाना भी हम लोगों के साथ ही खाता था और हम उसके सारे काम किया करते थे। फिर कुछ महीने बाद भैया का वही दोस्त अकेले घर में मौका मिलने पर मेरी दीदी के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। भगवान की कृपा से हमारी किस्मत अच्छी थी कि लास्ट मोमेंट पर मेरे पापा ने आकर उसे पकड़ लिया था, क्योंकि वो किसी काम से घर वापस आ गए थे, और मेरी दीदी को बचा लिया था। भैया का वह दोस्त घर से भाग गया था और दोबारा कभी पुलिस को भी नहीं मिला था। मैं तो इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी पुनीत के साथ हमदर्दी कर बैठी थी, और अब डर की वजह से कमरे में ही पड़ी हुई थी। रात गहरी होती चली जा रही थी। अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो मैं घबरा गई। ये देखकर मैं शॉक रह गई थी कि मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि वही लड़का पुनीत खड़ा हुआ है। मैंने उसे पूछा, तो मेरे कमरे में क्यों आए हो? लेकिन इस टाइम तो वो बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा था। उसने मुझसे कहा, मालकिन मैंने आपसे झूठ बोला था ताकि मुझे आपके घर में रहने के लिए जगह मिल जाए। वो मुझे खाना देते हुए कहने लगा कि आज आपका मूड नहीं था तो इसलिए आज मैंने खाना बना लिया है। मैं
उसकी इस हरकत पर बहुत परेशान थी। वो हमारे घर में आने के लिए लाचारी का झूठ बोल चुका था। अब तो वो मुझे अकेला देखकर मेरे कमरे तक भी आ गया था। मैं उस टाइम अपने पति की धमकी भी नहीं दे सकती थी। मैंने झूठ बोल दिया था, कहा था कि खाना ले जाओ, मुझे भूख नहीं है, मैं अपने भाई का इंतज़ार कर रही हूँ। मेरा भाई थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँच जाएगा तो मैं उसके साथ खाना खा लूँगी। मुझे लगा कि मेरे भाई के आने की खबर सुनकर वो लड़का डर जाएगा और कमरे से बाहर चला जाएगा, लेकिन वो तो मेरी बात पर हैरानी से कहने लगा कि अचानक से आपका भाई कहाँ से आ रहा है? अब तो रात के 1 बज रहे हैं। उसकी बात से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि उसे मेरी बात सुनकर मेरी बात का कोई यकीन नहीं हुआ था। मैं कहने लगी कि मेरे पति ने वहाँ पर रुकते ही मेरे भाई से कह दिया था। मैंने गुस्से से उस लड़के को कहा कि मेरे घर के मैटर में इंटरफेयर मत करो और अपने काम से काम रखो, अपने कमरे में चले जाओ। मैं गुस्सा करके पुनीत को अपने कमरे में भेजना चाह रही थी, मगर उसे तो कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया था। मुझे लग रहा था कि वो जा रहा है, लेकिन उसने तो दरवाज़ा ही बंद कर दिया था। उस रात मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था और एहसास भी हो रहा था कि गलती मेरी ही है, मगर मैं कुछ कर नहीं पाई थी क्योंकि जिसका मुझे डर था वही हुआ था। पुनीत मेरी इज्जत को ख़राब कर चुका था। मेरे लाख कोशिश करने पर भी कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था और उसने अपना काम कर लिया था। अगली सुबह मैं डर से रो रही थी जब पुनीत ने मुझे अपने बारे में बताया। उसकी बातों ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। सुबह के 6 बज रहे थे और पुनीत 7 बजे तक घर से निकल गया था। मेरे पति जब आधा घंटा बाद घर वापस आए तो मेरी हालत देखकर परेशान हो गए थे। मेरी हालत देखकर वो पुनीत को आवाज़ लगाने लगे तो पता चला कि वो तो घर में है ही नहीं, घर से भाग चुका है। मेरे पति उलझ गए थे। उन्हें लगा कि पुनीत कहीं बाजार गया होगा, जबकि मैं जानती थी कि वो लड़का घर से भाग गया था। मैं बुरी तरह से रोती रही। मेरे पति कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्यों रो रही हूँ और मैं अपने पति को इस वक्त कुछ बताने के काबिल भी नहीं रही थी। मेरी गलती ये थी कि मैंने वो घर के मर्द से बिना पूछे ही इस जवान लड़के को अपने घर में रखा हुआ था और शाम तक जब पुनीत घर वापस नहीं आया तो मेरे पति समझ गए थे कि कुछ तो बुरा हुआ है और फिर मेरा इस तरह से लगातार रोना यह भी उनको शक में डाल रहा था। पुनीत का गायब होना मेरे पति को शक में डाल चुका था। वो मुझे बार बार पूछ रहे थे कि मेरे पीछे क्या हुआ है। मेरी हालत तो बिगड़ती चली जा रही थी। मैं अपने पति को कुछ भी बताने के बजाय ये कहने लगी कि आप मुझे मेरे मायके छोड़कर आ जाओ, क्योंकि मुझे अपनी बेचैन हालत डरा रही थी। मैंने अपने पति से बहुत जिद की और वो मुझे मेरे मायके छोड़ने पर तैयार हो गए थे और मुझे भरोसा दिलाया कि वो सुबह ही मुझे मेरे मायके ले जाएंगे। रात को जाना हमारे लिए ठीक नहीं था क्योंकि मेरी माँ का घर तो वैसे भी दूसरे शहर में था। मुझे अपने पति के मान जाने पर थोड़ी तसल्ली हुई थी और फिर मैं चुप हो गई थी, मगर मेरा दिल बुरी तरह से डरा हुआ था। मैं अपने पति को नहीं बता पाई थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। किसी भी तरह से मैं इस घर से जल्द भागना चाहती थी, मगर उस रात मेरी ज़िंदगी ऐसी बर्बाद हुई कि मेरे जीने ही दुश्वार हो गया था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद हो जाएगी। उस रात हमारे घर में 4 आदमी घुस आए थे। वो चारों ही बदमाश थे और हमारे घर में ज़बरदस्ती घुसकर उन्होंने मेरे पति का गिरबान पकड़कर पूछा कि वो लड़का कहाँ है जो तुम्हारे घर में इतने दिनों से रह रहा है। मैं और मेरे पति बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि लड़का हमारे घर से भाग गया था और वो मेरे पति ने ईमानदारी से उन्हें बता भी दिया था कि वो लड़का कल तक हमारे घर पर ही था, मगर आज सुबह से ही गायब है। हम तो खुद भी नहीं जानते कि वो कहाँ चला गया है। मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं भी रो रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि एक परेशानी खत्म नहीं हुई और एक और परेशानी हमारे सर पर आ गई थी। मेरे पति ने सच बता दिया था, मगर उन बदमाश आदमियों को मेरे पति की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो कहने लगे कि तुम इस लड़के को छुपा रहे हो और झूठ बोल रहे हो। बताओ कहाँ है वो लड़का, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। ये बात सुनकर तो मैं डर गई थी क्योंकि वो चारों ही देखने में बहुत ज़्यादा डरावने थे। उन्होंने कहा कि हमें पैसों का लालच नहीं है, मगर हमें वह लड़का किसी भी हाल में चाहिए। मैंने डरते डरते उन लोगों को बताया कि शायद वो जान चुका था कि आप लोग उसका पीछा कर रहे हो, इसलिए वो भाग गया। हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो बदमाश हमारे सच बताने पर भी यकीन नहीं कर रहे थे। मेरे पति को उनकी हरकत पर गुस्सा आ गया था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं मेरे पति की तबीयत खराब ना हो जाए। वो वैसे भी हार्ट पेशेंट थे और इस टाइम उनका चेहरा पीला पड़ रहा था। मेरे पति ने गुस्से से उन चारों बदमाशों को कहा कि हमारे घर से निकल जाओ, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। और चारों बदमाश मेरे पति की बात पर गुस्सा करने लगे और फिर वो धीरे धीरे करीब आने लगे और कहने लगे कि लगता है
तुम्हें अभी तक आइडिया नहीं हुआ कि हम कौन हैं। हम लोग खुफिया गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं और जो लड़का तुम्हारे घर में इतने दिनों से रह रहा था वो हमारे लिए ही काम करता था, लेकिन अब वो काफ़ी दिनों से हमें धोखा दे रहा था। हमारा माल कहीं और सप्लाई कर रहा था और पैसे लाकर तुम लोगों को देने लगा था, तभी तो वो यहाँ से भाग गया। तुम हमें पुलिस की धमकी दे रहे हो। हम पुलिस से नहीं डरते और अगर तुमने हमसे ज़ुबान लड़ाने की कोशिश की तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। इसलिए खामोशी से हमें बता दो वो लड़का कहाँ पर है। तुमने ही उसे कहीं छुपाया है। हमने उनसे कहा कि वो लड़का कौन था और कहाँ रहता था और किसको पैसे देता था, क्या काम करता था। हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो तो हमारे घर पर काम करता था, बाजार से थोड़ा बहुत सामान ला दिया करता था, तो इसलिए हमने उसे अपने घर में रहने के लिए छोटा सा स्टोर रूम दे दिया था। बाकी उससे हमारा कोई मतलब नहीं था और कभी कभी हम उसे थोड़े बहुत पैसे भी दे दिया करते थे। हम नहीं जानते थे कि वो कहाँ काम करता है और क्या काम करता था और कहाँ चला गया। आप लोग हमारे ज़बरदस्ती पीछे पड़ रहे हो। हम ईमानदार और शरीफ लोग हैं। वो लोग मेरे पति की बात ही नहीं मान रहे थे। मैं अपने पति को खामोश रहने के लिए कह रही थी, मगर वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनको गुस्सा आ रहा था और वो बार बार उन लोगों को बता रहे थे कि हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इन चारों बदमाशों का हमारे घर में घुसकर गुंडागर्दी करना, मेरे पति का इस बात से गुस्सा चढ़ता चला जा रहा था। मेरे पति ने जब उनके धमकाने पर भी उन्हें गुस्से से देखा तो उनमें से एक ने अपनी बंदूक निकाली और मेरे पति के सीने पर फायर कर दिया था। ये सब देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं चिल्लाने लगी और भागकर अपने पति के करीब गई। मेरे पति तो खून से लथपथ होकर ज़मीन पर गिर चुके थे। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आ रहा था क्योंकि आधी रात का टाइम हो रहा था और इस टाइम तो सब लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। वो लोग तो मेरे पति को मारने के बाद हमारे घर से चले गए थे। मैं रोते हुए अपने पति के करीब बैठी थी। कोई भी मेरा साथ देने वाला नहीं था। मेरा पति मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुका था और मैं अपने पति की लाश के पास बैठी रही। मेरी आंधी हमदर्दी ने मुझे ऐसा नुकसान दिया था जिसकी भरपाई करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बल्कि इसकी तो भरपाई मुमकिन ही नहीं थी। इस पुनीत नाम के लड़के की अजीबोगरीब हरकतों के बारे में मुझे पता चल गया था, लेकिन फिर भी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया था। अगर मैं यह सब कुछ पुलिस को बता देती तो आज मेरे पति की जान बच जाती। मैं इसी बात से डरती रही थी, मगर खामोश रही। वो लड़का मेरी इज्जत के साथ भी खेल गया था और उसकी वजह से मेरे पति की भी मौत हो गई थी। ये सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। जब मेरे पति घर पर नहीं थे तो उस लड़के ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था और सारी रात मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता रहा और फिर उसने मुझे अपनी हकीकत के बारे में बताया था कि वह कौन है और वह कहाँ से ताल्लुक़ रखता है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। जब उसने मुझे इतना डरे हुए देखा तो उसने अपनी सच्चाई बता दी थी कि वो खुफिया गैंग का हिस्सा है। वो गलत तरीके से पैसे कमाता है। उसने किसी का मर्डर भी किया है जिसकी वजह से पूरे शहर की पुलिस उसे ढूंढ रही है और वो छुपना चाहता था, इसलिए वो हमारे घर में छुप गया था। वह झूठ बोलकर कई महीनों तक हमारे घर में रहा। रातों को उठकर वो अंदर जाकर छुप जाता था क्योंकि पुलिस को शक हो चुका था कि वो इधर के ही एरिया में कहीं छुपा हुआ है। वो बाहर भी जाता था तो अपने चेहरे को अच्छी तरह से छुपा लिया करता था ताकि कोई उसे पहचान न सके और यही वजह थी कि वो जल्दी ही सारा सामान लेकर घर आ जाता था। मैं उससे अपने पति की दवाई मंगवाती थी, इसलिए वो जान गया था कि मेरे पति हर रात नींद की दवाई खाकर सोते हैं। यह बात जानने के बाद वो खामोशी से हमारे घर के अंदर वाले पोर्शन में जाकर छुप जाता था। वो एक दिन बाजार में आते जाते पुलिस की नज़र में आ गया था, इसलिए पुलिस के डर से वो खुद को बचाने के लिए सारी रात मेरे कमरे में बैठा रहता था और फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए उससे मेरी खूबसूरती देख कर रहा नहीं गया, इसलिए जाते जाते वो मेरे साथ भी गलत कर गया था। उसके बाद वो भाग गया था। उसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था। मैंने सोच लिया था कि भगवान उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। मेरे पति की तो मौत हो गई थी और मैं तो सच जानने के बाद भी अपने पति और ख़ुद को महफूज रखने के लिए कुछ दिन के लिए अपनी माँ के घर जाकर रहना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज का दिन मेरे पति की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मेरी ज़िंदगी उजड़ गई है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमदर्दी और किसी की मजबूरी को समझने की वजह से आप लोग मेरे जैसी गलती ना करें, क्योंकि किसी की भी मदद करना सिर्फ एक हद में ही अच्छा लगता है। किसी पर इतना अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए कि उसके साथ हमदर्दी करने पर हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुँचे, और ख़ास तौर पर अपने घर के आदमियों को तो इस बारे में ज़रूर बताना चाहिए। मैं आज भी भगवान से रो रो कर प्रार्थना करती हूँ कि उन दरिंदों के साथ भी बहुत बुरा होना चाहिए, और ख़ास तौर पर पुनीत, जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया था। पुलिस ने उन लोगों को तो अरेस्ट कर लिया था जिन्होंने मेरे पति को मारा था, लेकिन पुनीत अभी भी लापता है। पुलिस अपना काम जारी रख रही है और पुलिस
पुनीत को ढूंढने में लगी है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।